अब इसी में आगे चर्चा करते हैं संसद की समितियों के विषय में। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं, अध्याय वही है, केवल हेडिंग बना लीजिए संसदीय समितियां। तो समितियां ये क्या है? देखिए, ऐसा है, संसद के पास या मंत्रालयों के पास कार्यबोझ बहुत ज्यादा होता है, सभी कार्य वो स्वयं नहीं कर सकते, इसलिए अपने कार्यबोझ को बांटने के लिए वह समितियों का गठन कर देते हैं संसद के द्वारा। लिख लीजिए, अपने सभी कार्यों का गहराई से अध्ययन एवं निरीक्षण करने के लिए, अपने सभी कार्यों का गहराई से अध्ययन एवं निरीक्षण करने के लिए संसद के पास पर्याप्त समय नहीं होता। इसी कारण वह अपना अधिकांश कार्य संसदीय समितियों के माध्यम से करती है। संसदीय समितियों का गठन संसद के द्वारा अनुच्छेद 118(1) के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 118(1) के तहत किया जाता है, ठीक, जिसमें यह प्रावधान है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक सदन, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया तथा अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए, अपनी प्रक्रिया तथा अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। अब ये समितियां होती कितने प्रकार की हैं? बेसिकली समितियां होती हैं दो प्रकार की। एक होती है स्थायी समिति और एक होती है अस्थायी समिति। अस्थायी समिति ये क्या होती है? सबसे पहले बात करते हैं स्थायी समिति की। इनका जो गठन होता है वो एक निश्चित समय के लिए होता है और इनका कार्य लगातार चलता रहता है। स्थायी समितियों का गठन निश्चित समय पर होता रहता है और इनका कार्य सतत रूप से चलता रहता है। अब स्थायी समितियों में भी ये क्या होती है? कई प्रकार की होती हैं। स्थायी समितियां भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे वित्तीय समिति, विभागीय समितियां, लिख लो कॉमा दे देके, वित्तीय समितियां, विभागीय समितियां, जांच समितियां, छानबीन समितियां, सेवा समितियां, सदन की समितियां। तो वित्तीय समितियों में जो सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है वो होती है प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट कमेटी। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। प्राक्कलन समिति, इसी को कहा जाता है एस्टीमेट कमेटी, ठीक है। लिख लीजिए, इस समिति का गठन सर्वप्रथम 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। इसका गठन प्रतिवर्ष लोकसभा में बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद 1 वर्ष के लिए किया जाता है। इसमें 30 सदस्य होते हैं। सभी सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। यहां तक कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि बजट कहां पेश होता है? लोकसभा में। तो सारे मेंबर्स लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा का इसमें कोई सदस्य नहीं होता। तो इस समिति के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा 1 वर्ष के लिए चुनाव करते हैं सदस्यों का, समिति के। यहां तक कोई दुख
महत्वपूर्ण बात, जो मंत्री होते हैं उन्हें समितियों में सामान्यतः शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। किसी समिति के प्रति उन्हें उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता। ये भी चीज क्लियर होनी चाहिए। अब इसी में आगे लिखिए कि ये समिति करती क्या है। जो बजट पेश किया जाता है, उस बजट में जो अनुमान दिए गए हैं रकम के, उनकी ये जांच करती है, या बजट के प्राक्कलनों की ये जांच करती है। लिखिए, बजट अनुमानों का अध्ययन करके, बजट अनुमानों का अध्ययन कर कर संसद को यह बताना, संसद को यह बताना कि क्या इसमें शामिल नीतियों में, क्या इसमें शामिल नीतियों में संगठन में सुधार या कार्यकुशलता या प्रशासनिक सुधार, संगठन में सुधार या कार्यकुशलता या प्रशासनिक सुधार या मितव्ययता संबंधी कोई सुधार किया जा सकता है। साथ ही उन वैकल्पिक नीतियों को बताना, साथ ही उन वैकल्पिक नीतियों को बताना जिससे प्रशासन में कार्यकुशलता तथा मितव्ययता लाई जा सके। तो बेसिकली याद क्या रखना है, प्राक्कलन समिति का मुख्य कार्य बजट के प्राक्कलनों की जांच करना। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण समिति है, यह है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, इसका निर्माण याद रखना, इसका निर्माण कब हुआ है, सबसे पुरानी समिति है। इसका निर्माण हुआ था 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। तो लिख लीजिए, यह सबसे प्राचीन समिति है जिसका निर्माण, यह सबसे प्राचीन समिति है जिसका निर्माण 1921 में किया गया। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 22 लोकसभा से, जिसमें से 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का क्या होता है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका नाम निर्दिष्ट होता है, अपॉइंटमेंट होता है सभापति के द्वारा। तो लिख लीजिए, राज्यसभा के सदस्य नाम निर्दिष्ट होते हैं, जबकि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। कैसे? पूर्ववत जैसे हुआ है। किसी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाएगा, ये भी आप समझ रहे हैं। समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ये करती क्या है? किसी वित्तीय मामले में भ्रष्टाचार, अकुशलता तथा अपव्यय की जांच करना। बेसिकली याद रखेंगे, एक लाइन में जानना चाहेंगे तो ये सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। क्या करती है? जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट होती है उसकी जांच करती है। बेसिक एक लाइन में, लेकिन फिर भी डिटेल थोड़ा दे रहे हैं आपको। किसी वित्तीय मामले में कार्यकुशलता, अकुशलता तथा अपव्यय की जांच करना, लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को, लोक व्यय के दुरुपयोगों एवं अनियमितताओं को संसद के समक्ष उजागर करना, लोक व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाने वाले लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश करना, सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना, भारत सरकार के व्यय संबंधी लेखाओं की जांच करना,
और इसकी रिपोर्ट ये क्या करते हैं, अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो लोकसभा अध्यक्ष को दे देते हैं। ठीक है। अगली महत्वपूर्ण समिति उसका नाम है लोक उपक्रम समिति। क्या नाम है? लोक उपक्रम समिति। ये भी क्या है, महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1964 में लगभग। कब हुआ था? 1964 में। और इस समिति में क्या है, इस समिति में लोकसभा में कितने लोग, इसमें भी कितने होते हैं टोटल मेंबर? 22। 15 सदस्य इसमें जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से। पहली वाली समिति की समान है। राज्यसभा के 7 सदस्य नाम निर्दिष्ट होंगे, लोकसभा का चुनाव होगा। ठीक है। ये करती क्या है? इसका कार्य है सरकारी उपक्रमों के संबंध में, लिख लीजिए, सरकारी उपक्रमों के संबंध में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करती है। साथ ही इस बात की जांच करती है कि सरकारी उपक्रम, साथ ही इस बात की जांच करती है कि सरकारी उपक्रम समुचित व्यापारिक सिद्धांतों तथा विवेकपूर्ण वाणिज्यिक सिद्धांतों के अनुसार चलाए जा रहे हैं अथवा नहीं। ठीक है। तो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति, ये तीनों ही समितियां संयुक्त रूप से सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण को बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। यहां तक कोई दिक्कत? अब वित्तीय के बाद आती हैं विभागीय समितियां। वित्तीय के बाद ये हटा देना। कौन सी समितियां? या यही लिख देते हैं नीचे अभी, विभागीय समितियां। विभागीय समितियां, विभागीय समितियों की जो होती है, इसमें क्या होता है, इसकी सिफारिश नियम समिति के द्वारा की गई थी। लोकसभा की नियम समिति थी, उसने कहा था कि भाई विभागीय समितियों का निर्माण होना चाहिए। तब ये विभागीय समितियों की व्यवस्था की गई। ठीक है। ये कहा कब था? लगभग 1988 का टाइम मानिए। ठीक। तो इसमें क्या है, विभागीय समितियों में 3 विषयगत विभागीय समितियों की स्थापना की गई थी उस समय। कौन कौन सी? कृषि समिति, ये क्वेश्चन आया है, लिख लीजिए इसे। तो नियम समिति की सिफारिश पर किस किस 3 समितियों की तत्काल उस समय स्थापना की गई थी? कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पुनः समिति ने 1991 में 1991 में सभी विभागों के लिए विभागीय समितियों की स्थापना का सुझाव दिया। पुनः समिति ने 1991 में सभी विभागों के लिए विभागीय समितियों की स्थापना का सुझाव दिया, जिसके अनुपालन में 17 विभागीय समितियों की स्थापना हुई। कितनी? 17। और इन्होंने 1993 से अपना कार्य करना प्रारंभ किया। 1993 से अपना कार्य करना प्रारंभ किया। ठीक है। यहां तक कुछ किसी को पूछना है, कुछ जानना हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है। यहां तक। पुनः वर्ष 2004 में, आगे लिखिए, पुनः वर्ष 2004 में इन समितियों की संख्या 17 से बढ़ाकर 24 कर दी गई, जिनमें से 16 समितियां लोकसभा की,
तथा 8 राज्यसभा की है। ठीक है। इनमें से प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिनमें से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। यहां तक कुछ दिक्कत अगर आपको हो तो आप बता सकते हैं। यहां तक कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। नहीं है। अब कुछ समितियां आपको बता रहे हैं जिसमें आपको मेंबर्स बताए जाएंगे, वो आप नोट डाउन कीजिए। पहली समिति लिखिए जांच समितियों में। जांच समितियों में पहली समिति है विशेषाधिकार समिति। ये समिति दोनों सदनों के लिए अलग अलग होती है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 और राज्यसभा की में 10 सदस्य होते हैं। लोकसभा की में 15 और राज्यसभा की में 10 सदस्य होते हैं। दूसरी जांच समिति है याचिका समिति। ये भी दोनों सदनों के लिए अलग अलग है। लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 मेंबर। उसके बाद कुछ सदन की समितियां आती हैं। कुछ सदन की समितियां आती हैं, उसमें लिख लीजिए। पहली आती है उसमें नियम समिति। पहली कौन सी है? नियम समिति। लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 16 मेंबर उसमें। दूसरी समिति है अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों की समिति। ये केवल लोकसभा में होती है। अनुपस्थित रहने वाले लोगों की समिति केवल लोकसभा में होती है, 15 मेंबर। कार्य मंत्रणा समिति दोनों सदनों में अलग अलग होती है। कार्य मंत्रणा समिति दोनों सदनों में अलग अलग होती है। लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 11 सदस्य। फिर कुछ आती है, एक आती है आश्वासन समिति। आश्वासन समिति, इसमें भी लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 मेंबर होते हैं। महत्वपूर्ण है, वही बताई जा रही है। इसके बाद देखिए पत्रों संबंधी समितियां। एक लिख लीजिए, पत्रों की संबंधित समिति। लोकसभा में 15 सदस्य, राज्यसभा में 10। ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ समितियां हैं जिनके विषय में आपको याद रखना है। जो महत्वपूर्ण है वो आपको बता दी गई है। क्लियर? तो जो संसद वाले टॉपिक को ही आप इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, तो आज जो केंद्रीय संघ कार्यपालिका है या संघ की व्यवस्थापिका है, उसके विषय में मैटर आज क्लोज होते हैं। अगर इनको आपने जो आपने अब तक पढ़ा है, स्पेशली राष्ट्रपति से लेकर संसद तक, इसे आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको राज्य की कार्यपालिकाओं के विषय में पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए हम अपने लेक्चर को यहीं रोक रहे हैं। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।